Assalamu alaikum. Okay, so yesterday we have started the probability and non-probability sampling and its types. So we have already covered the probability sampling and its types. Today we will discuss about the non-probability sampling techniques and its types. Okay, so the non-probability sampling means the process which include the selection of specific elements from the population in a non-random manner. The process which includes selection of a specific elements. For example, yesterday the example is that we select a specific student from the college. कि हम क्या करते हैं, कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हॉल में बिठा देते हैं, या लेट सपोज क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी में सिलेक्शन, देखो नाम से ही जाहिर है कि नॉन प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे क्या होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, रैंडम तरीके से हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, नॉन रैंडम मैनर से हम क्या करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे कि क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं कहता हूँ कि क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में जो दो लाइंस है, उन दो लाइंस के इन दो लाइंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को मैं उठाता हूँ और उसको मैं लेता हूँ अपनी रिसर्च में। अब बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं पीछे, उनको पता भी नहीं चला कि हम सिलेक्शन प्रोसेस में थे भी क्या नहीं, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम फिर सिलेक्शन सैम्पलिंग की सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं। कल भी देखो मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसमें ना तो इक्वल चांसेस हर एक स्टूडेंट्स को होगा और ना हमें प्रोबेबिलिटी एवरी एलिमेंट ऑफ द क्लास हमें नाउन होता है, तो ना तो हमें एलिमेंट्स नाउन होते और ना हर एक एलिमेंट्स को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन भी हम इसी तरीके से करते हैं कि नॉन रैंडम तरीके से, बस हम जाके किसी भी जगह से हम स्टूडेंट्स को उठाते हैं और उसको क्या करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके भी ये तो था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसके भी क्या है, कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। कल हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जितने भी टाइप्स थे वो हमने कवर किए थे। इसमें रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अच्छा, आज कवर करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स है, इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर डेट इन्वॉल्व selecting elements that are readily accessible to the researcher. It is used primarily because they are easily to collect. अच्छा, कन्वीनियंस देखो, नाम द नेम इज टेल्स कन्वीनियंस इज ईजी, आसानी से आप क्या करते हो, इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग इसलिए कहते हैं कि ईजली ये आपको क्या है, एक्सेसिबल है। ईजली आप जाके किसी भी जगह से आप क्या करते हो, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एलिमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो और उन एलिमेंट से नॉन रैंडम मैनर्स मेथड से आप किसी भी स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉय को, लेट सपोज आप जाके किसी यूनिवर्सिटी में टीचर्स की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस आप चेक करते हो, तो हर एक डिपार्टमेंट से नॉन रैंडम मेथड से बस 3-4 बंदे उठा के जो आपके पास बस इजली एक्सेसिबल है, आप कहते हो कि डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉय बस डिपार्टमेंट के नज़दीक बैठे हो, हम उनको क्या करेंगे, उठाएंगे और उनको शामिल करेंगे अपनी रिसर्च में, ठीक है। उनको सिलेक्शन प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करेंगे। तो ये एक तो ये कि इजली एक्सेसिबल है। द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग ऑन इन approximation often used during the preliminary research
efforts to get an estimate without incurring the cost or time required to selection a random sampling। अच्छा, अब ये ईज़िली एक्सेसिबल भी है, टाइम भी इतना इसमें नहीं स्पेंड होता, लेस कॉस्ट भी है, कोई कॉस्ट आपका नहीं लगता, ठीक है। एक ही बंदा जाता है और एक ही जगह पे सारे एलिमेंट्स है और उनमें से नॉन रैंडम तरीके से वो लोगों को उठाते हैं। इसी तरीके से इस पर आपका टाइम भी नहीं लगता, डायरेक्टली आप बंदों को उठाते हो, एक ही टाइम में आप 10-15 बंदों को उठा के, तो आपका टाइम भी यहाँ पे ज़ाया नहीं होता। हेयर वी डू नॉट फाइंड प्रोबेबिलिटी और नॉन पॉपुलेशन। पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि हम पॉपुलेशन हमें नॉन होना चाहिए या एलिमेंट सारे हमें नॉन होना चाहिए। एवरी पर्सन और थिंग डेट ईजिली एक्सेसिबल कलेक्ट डेटा फ्रॉम दिम। हर एक बंदा जो ईजिली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और ईजिली तरीके से हम उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बस उनसे हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट। और द एलिमेंट डेट ईजिली अवेलेबल वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम इट। Sometimes situation not good, area is too big, so there we not doing extensive sampling, so we are doing convenient sampling। So if you have population noun sampling frame available, so then you should go for probability sampling, if not the same process you should have to follow, ठीक है। sometime area बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपका जो रिसर्च एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ब्रॉड होता है, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग वाला प्रोसीजर अप्लाई। लेकिन अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी नाउन हो, सारे एलिमेंट्स नाउन हो, सैम्पलिंग फ्रेम आपको पता हो, तो देन यू शुड गो फॉर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। द सेकेंड one we have to the judgmental sampling, which the name tells us that non-probability sampling techniques in which the selection criteria are based on personal judgment that the element is representative of the population under study. Here you select data on the basis of your personal judgment. On you judge the environment, you judge the element, you judge your research area, and then you select the element on the basis of your personal judgment. So the sample is selected on the basis upon judgment. It is extension of convenient sampling। ये अब क्या है, ये एक्सटेंशन वर्जन ऑफ कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग में तो हम जाके डायरेक्टली हम क्या करते हैं, लोगों को रैंडमली उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, पर्सनल जजमेंट लगाते हो, अपनी जजमेंट के थ्रू आप लोगों को क्या करते हो, उठाते हो। व्हेन यूजिंग दिस मेथड द रिसर्चर मस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट द चूजिंग सैम्पलिंग इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जजमेंटल सैम्पलिंग में जब भी आप अपने पर्सनल जजमेंट के थ्रू लोगों को या एलिमेंट्स को उठाते हो, तो वो एलिमेंट्स क्वालिटी बेस की होना चाहिए, वो इस तरह होना चाहिए कि वो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब इस तरह ना हो कि लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल है कि इन दिस सैम्पलिंग द रिसर्चर यूज हिज ओन जजमेंट इफ वी आस्क फ्रॉम टीचर टू प्रोवाइड 5 स्टूडेंट। सो द अगर हम टीचर क्लास में टीचर से पूछे कि हमें 5 स्टूडेंट्स चाहिए, तो देखो अब टीचर को पता है, क्योंकि वह टीचर को अपनी जजमेंट बेस के, क्योंकि उसके पास जो है ना टाइम, उसने आप जजमेंटल सैम्पलिंग में ये नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे आप टाइम देंगे, वहाँ पे आप जाके प्रॉपरली जजमेंट करेंगे, एक ही दिन जाके दूसरे दिन तीसरे दिन आप अपनी जजमेंट करेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, आपकी जजमेंट क्या। आप टीचर तो रोज़ाना क्लास में आता है, टीचर को आप पता है कि क्लास में टॉप 5 स्टूडेंट कौन से हैं, तो वो अगर उन 50 स्टूडेंट में से 40 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट्स उठा के आपको देते हैं, तो फिर भी देखो वो ठीक है, वो 5 तो आपने दिए, लेकिन वो 5 के 5 तो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना। तो कम से कम अगर 50 स्टूडेंट है तो 20 या 15 स्टूडेंट्स आपको उठाना चाहिए,
क्योंकि इसमें आपके पास लाइक स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे और इसमें आपके पास वीक स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, तो एवरेजली आपको ओवरऑल पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन का आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप टॉप 4 टॉप 5 स्टूडेंट्स उठा लेंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो वीक स्टूडेंट्स है तो वो तो ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। सो बट इफ यू प्रोवाइड 2 क्वालिटी स्टूडेंट्स आउट ऑफ डेट 5, सो नाउ दिस इज, अगर आप ठीक है 20 में से या 15 में से 5 स्टूडेंट भी उठा लें, फिर भी वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर 20 स्टूडेंट्स से और आप 2 स्टूडेंट्स उठा लें तो फिर तो ये ट्रूली रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, रिजल्ट सही तरीके से नहीं आएगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एफ दे प्रो अच्छा, so the researcher must be confident that the selective sampling is the representative of entire population. रिसर्चर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो डेटा जो एलिमेंट्स उसने उठाया है वो ट्रूली रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन वी हैव टू कोटा सैम्पलिंग. We did strata sampling in probability sampling. This quota is also equal of the dead strata. अच्छा, probability sampling में अगर आपको कल याद हो तो हम strata sampling हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, different entire population को divide करते हैं on the basis of their characteristics. ठीक है, रखिए हम इसमें मेल से ये डेटा उठाएंगे, फीमेल से हम स्ट्रेटा बनाते थे, ग्रुप बनाते थे। अब यहाँ पे भी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो ये कोटा सैम्पलिंग भी इस तरीके से है जिस तरह वहाँ पे स्ट्रेटा था। इन दिस सैम्पलिंग प्रोसीजर अ स्पेसिफिक परसेंटेज इज मेंशन हियर. वी आल्सो फॉर एग्जांपल आल्सो मेक 2 ग्रुप and we said that 5% data from female and 10% from male, but not we select on probability base. Here on judgment and select data on the basis of his judgment and then conveniently selected data. यहाँ पे आप ग्रुप्स तो बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे आप ग्रुप्स तो बनाते हो, लेकिन ग्रुप्स किस बेस पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी कोटा सैम्पलिंग में भी हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं परसेंटेजेस के हवाले से, और फिर इसमें हम आप जजमेंट के हिसाब से फिर भी प्रोबेबिलिटी को नहीं देखेंगे, जजमेंट के हिसाब से और कन्वीनियंट सैम्पलिंग के हिसाब से हम फिर इसमें सिलेक्शन करेंगे। जिस तरह देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एडमिशन करते हो तो एडमिशन की क्राइटेरिया में अगर आप लोगों ने देखा हो तो 2% कोटा डिसेबल के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह 3% कोटा माइनॉरिटी के लिए होता है, इसी तरह जो रिमेनिंग कोटा है वो मेरिट पे होता है। तो अब ये देखो, अब ये क्या है, ये कोटा सैम्पलिंग है। कोटा सैम्पलिंग में भी फिर आप ये, अब ये कैटेगरी है, ग्रुप्स है कि डिसेबल का अपना ग्रुप है, माइनॉरिटी का अपना ग्रुप है एंड मेरिट का अपना ग्रुप है, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स आपने बनाए हैं और फिर इस 3 ग्रुप में आप क्या करते हो, कन्वीनियंट या जजमेंट के हिसाब से उसकी फिर आप क्राइटेरिया बनाते हो। ये अब डिपेंड करता है कि क्राइटेरिया आप इसकी एकेडमिक मार्क्स पे बनाते हो, क्राइटेरिया आप जो है ना इसकी सीनियरिटी पे बनाते हो, क्राइटेरिया आप इसकी, ये डिपेंड करते हैं कि आप किस हवाले से जो है ना इसके लिए, और फिर उसमें से आप क्या करते हो, जो आपको अच्छा लगे आप अपनी पर्सनल जजमेंट के हवाले से उसे देखते हो कि जो इसमें क्वालिटी का हो, अच्छा हो, आप इसमें क्या करते हो, इसको एडमिशन देते हो या इसको इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये भी इट्स अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। Okay, the last one we have snowball sampling या snowballing sampling, ठीक है। So snowballing sampling में हम क्या करते हैं कि here we select data on the basis of reference and this we will do if somewhere information is not easily available. So अच्छा, अब snowballing sampling हम क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसे रिसर्च में एरिया में या ऐसे सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन ईज़िली अवेलेबल नहीं होते या अवेलेबल होते लेकिन वहाँ पे हम ईज़िली एक्सेसिबल नहीं कर सकते,
तो हम फिर क्या करते हैं, स्नोबॉलिंग. सो लेट्स से वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम वन पर्सन एंड देन आस्क दैट वी रिक्वायर्ड मोर डेटा, सो फ्रॉम वेयर वी कलेक्ट. एंड यहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा रेयर है और बायसेस भी बहुत ज़्यादा है. अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हो किसी एक गांव में और वहाँ पे आप कहते हो कि पूरे गांव से अब जो है ना इंफॉर्मेशन मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि ईज़िली हर एक बंदे के पास में चला जाऊँ. तो आप क्या करते हो, आप उस गांव के बड़े वडेरे के साथ या सरदार के साथ या खान के साथ मिल जाते हो और उन एक बंदे से आप पूरे गांव का डेटा जो है ना वो कलेक्ट करते हो. तो अब ये क्या है, अब हो सकता है वहाँ पे खान की या सरदार की या वडेरा की ज़िंदगी या लाइफ स्टैंडर्ड तो अच्छी गुजरी होगी, लेकिन ये जो रिमेनिंग विलेज के लोग हैं ये तो बेचारे गरीब होंगे, उनको बहुत ज़्यादा मसले होंगे. तो आपने तो उन लोगों के मसले को देखा ही नहीं और डायरेक्टली एक ही बंदे से आपने जाके डेटा उठा लिया. तो अब ये ओवरऑल ट्रूली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा और यहाँ पे बायसेस भी आ गया. या जो लोग आपको पसंद है आप जाके वहाँ से डेटा उठाते हो और जो लोग आप इसको डिसलाइक करते हो उन लोगों को आप लीव करते हो, ठीक है ना. तो यहाँ पे फिर ये बायसेस भी आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है. सो वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम वन पर्सन एंड देन आस्क दैट वी रिक्वायर्ड मोर डेटा फ्रॉम वी कलेक्ट एंड सो ऑन से, ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया यहाँ पे बायसेस और डिसलाइक और लाइक की बात. अब न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर तो इनके जो एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि साइंटिस्ट तो हर एक जगह पे तो आपको साइंटिस्ट नहीं मिलेगा, ये तो बहुत रेयर है. अब आप न्यूक्लियर पे रिसर्च करते हो तो एक साइंटिस्ट आपके लिए आपकी स्टडीज़ में आपके लिए कम से कम लेट सपोज 50 या 40 साइंटिस्ट होना चाहिए. तो साइंटिस्ट तो बहुत ज़्यादा रेयर है, आप इतने साइंटिस्ट कहाँ से. अच्छा, अब अगर आप 2 या 3 साइंटिस्ट से डेटा उठाते हो तब भी आपका जो है ना पूरा पॉपुलेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है. तो वो किस तरह बेस करेगा इस पे. तो फ्रॉम वन साइंटिस्ट सो एवरी वन नॉट प्रोवाइड डेटा, सो देन दे रिफर टू अदर साइंटिस्ट एंड सो ऑन, सो यू गेट द डेटा. दिस टेक्निक इज़ वेरी लेस यूज इन रिसर्च एंड बायस आल्सो इंक्लूड. फिर एक एग्जांपल मैंने दिया है कि वही लाइक और डिसलाइक के, जो बंदे आपको पसंद है आप जाके वहाँ से डेटा उठाते हो, जो आपको पसंद नहीं है आप इसको लीव करते हो. तो ये तो भी आपका पूरा रिसर्च जो रिजल्ट है वो सही तरीके से नहीं आएगा, ठीक है. अच्छा, तो ये फिर इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. आप फिर उस पर जाके उसको फिर डिटेल से आप क्या करें, डिटेल से आप इसको पढ़ लें, ठीक है. तो ये हमारे पास ओवरऑल एक डिटेल लेक्चर था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, ठीक है. फिर इसके जो टाइप्स थे वो हमने बड़े डिटेल से कवर कर लिए, ठीक है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे. थैंक यू.